वयम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वयम चैनल में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति के पार्ट 2 को पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। मतलब पहले आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे उनकी घातों का योग बताना है, जोड़ना है उनको। तो चलिए हल कर लेते हैं। पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड ये गुणा के रूप में लिखा जाएगा, अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखा जाएगा। पिछले क्लास में बताया जा चुका है, जो लोग नहीं देखे उनको उसे देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी विभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से 140 विभाजित करने पर 72 आता है। 72 को पुनः 2 से विभाजित करेंगे 36, 36 को 2 से विभाजित करेंगे 18, 18 को 2 से विभाजित करेंगे 9, फिर 9 का गुणनखंड होता है 3 2 3। इसको घातांक के रूप में लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो ये 2 के घात पे 4 गुणे 3 के घात पर 2, क्योंकि 3 2 बार आया हुआ है। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है जी। आपसे योग पूछा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग होगा। तो इसका घात 2, इसका घात 2 और इसका घात 4, इसका घात 2, दोनों घातों को जोड़ दिया जाएगा तो योगफल 6 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग 6 होगा। ठीक है जी। अभिष्ट योग बराबर, अभिष्ट योग का मतलब जो योग पूछा जा रहा है, अभिष्ट योग इक्वल टू 6। चलिए अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा और परिचय बताता हूँ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जी, और फिर आगे की अभाज्य संख्या 3 5 7 11 13 17 19 23 29। इस तरह से कंटिन्यूअस अभाज्य संख्याएं मिलती जाती हैं। इनका परिभाषा होता है कि वे संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे 13 1 से और 13 से ही विभाजित होता है, 11 1 से और 11 से ही विभाजित होता है। बीच में आने वाली संख्याओं 2 3 4 5 6 7 8 से ये विभाजित नहीं होता है। दूसरी इसकी परिभाषा दी जाती है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 2 ही गुणनखंड होने का मतलब जिन जिन संख्याओं से ये विभाजित होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड है। 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। ठीक है, पहले से ही किया हुआ है तो इस विकल्प में से आप देख सकते हैं, गुणा करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखिए 156, इसको 2 से विभाजित किया जाएगा। 2 7 14 1 16, 2 8 16, फिर 2 से विभाजित किया जाएगा 39। अब ये 3 से विभाजित होगा 13, और फिर ये 13 से विभाजित होगा एक बार में। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 156 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 के घात पर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये वाला विकल्प सही रहेगा। 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे, ये गलत है, 11 है। 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, विकल्प बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संख्या 168 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। उसके ही जैसे क्वेश्चन है, पहले 168 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसके बाद उनकी घातों का योगफल किया जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। 168 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। 168 ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 2 से विभाजित करेंगे 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 42 दूना 84 होता है, फिर 2 से विभाजित करेंगे 21 दूना 42 होता है। अब ये 3 से विभाजित होगा 7 बार में, 7 से विभाजित होगा एक बार में, तो 168 के बराबर लिखा जाएगा। 2 कितनी बार आया 1 2 3, तो 2 के घात पे 3 और 3 एक बार, 7 भी एक बार, तो ये हो गया। ठीक है जी। यहाँ क्या पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अभाज्य गुणनखंड हो गया, अब इनकी घात का योग। यहाँ घात 3 है, यहाँ घात कुछ नहीं है तो आपको 1 मानना है, और यहाँ भी घात कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, जिस संख्या में घात नहीं रहता उसके घात पर 1 हिडन रहता है। तो अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। घातों का योग कर देते हैं। घातों का योग जोड़ लिया जाए 3 1 4 1 5। ठीक है, अभी जोड़ के भी आपको यहाँ भी लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। तो ये 5 हो गया, इसमें विकल्प सी सही रहेगा। 540 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। 540 का अभाज्य गुणनखंड भी कर लिया जाएगा। पहले 2 से विभाजित करेंगे जी तो 27 दूना 54, 270 आएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे 135, फिर अब 135 कितने से विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा 45, फिर 3 से विभाजित होगा 15, फिर 3 से विभाजित होगा 5। तो ये हो गया ना, गुणा करके देख लीजिए। 5 तियाँ 15 तियाँ 45 तियाँ 135 दूना 270 दूना 540। ठीक है, अभी को घातांक के रूप में लिख लीजिए। 2 के घात पर 2, 3 के घात पर 2 नहीं, 3 के घात पे 3 रहेगा, 3 बार है, और फिर ये 5 रहेगा। अब इनको घातांकों का योग कर लीजिए। घातांकों का योग या घातों का योग, घातांकों का योग, घातांकों का योग। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, और यहाँ घातांक 1 है। 2
प्लस 3 प्लस 1। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या पर घातांक नहीं लिखा गया होता वो 1 होता है, क्योंकि ये एक बार आया है ना, तो 1 है घातांक। सभी जोड़ लिया जाएगा, 2 3 5 1 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं इसको। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, हाँ, अभाज्य संख्या की परिभाषा एक बार फिर अच्छे से बताता हूँ। ऐसी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है, क्योंकि वो संख्या अभाज्य भी है और सम भी है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होती हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है जी, तो 2 से संबंधित इतनी जानकारी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें विकल्प सी सही रहेगा। ठीक है जी, इसमें विकल्प सी सही रहेगा। नेक्स्ट वाले में दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी देखिए अभाज्य संख्या 2 है, 9 नहीं सही है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 9 भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको। पहले अभाज्य संख्या, इसका एक और परिभाषा होता है अभाज्य संख्या। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब कुछ उदाहरण दे देता हूँ और गुणनखंडों की संख्या पहले बता देता हूँ कैसे ज्ञात होगा। जैसे कि 6 के गुणनखंड कौन कौन है, मतलब जो संख्याएं 6 को विभाजित कर सकती हैं वो संख्याएं इसकी गुणनखंड कहलाती हैं। 6 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है और 6 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इसे ऐसे समझेंगे कि जिन जिन संख्याओं के पहाड़ा में 6 आता है वो संख्याएं इसका गुणनखंड कहलाती हैं। 1 के पहाड़ा में 6 आता है, 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आएगा, 3 के पहाड़ा में भी 6 आएगा, 6 के पहाड़ा में भी आएगा, तो ये सब इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 7 के गुणनखंड हम लोग लिख लेते हैं। 7 के गुणनखंड, तो किससे किससे ये विभाजित होता है या किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 के पहाड़ा में आता है और 7 के पहाड़ा में आता है, तो इसके गुणनखंड 2 हैं। देखिए यहाँ इसके 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। इसके गुणनखंड 4 हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि लिखा गया है जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। 8 के भी गुणनखंड लिख लेते हैं हम लोग। 8 के गुणनखंड मतलब किससे किससे ये विभाजित होगी, तो 8 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है और फिर 8 से विभाजित होता है। ठीक है जी, तो इसके 4 गुणनखंड हो गए, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है और ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये कहलाते हैं गुणनखंड अलग अलग। ठीक है, और केवल 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए कहा जाएगा तब आपको लिखना है 2 गुणे 3। ये अभाज्य गुणनखंड है और ये अलग अलग लिखते हैं तो ये गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो गए। और फिर हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और अभाज्य संख्याओं की लिस्ट भी हमने कुछ तैयार कर ली थी, 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं, 2 संख्याएं ज़्यादातर कहा जाता है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कहेंगे कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या केवल 1 होती है सह अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण से मैं स्पष्ट करा देता हूँ इसको। जैसे देखिए इसी को उदाहरण लेते हैं। 5 और 15 का HCF क्या 1 है, इसका हम लोग HCF पहले ज्ञात करते हैं। 5 और 15 का HCF, ये हम लोग को रफ वर्क करना है तो इसको हम लोग भाग विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है जी, सहअभाज्य संख्याओं के लिए ऐसे भी HCF ज्ञात कर सकते हैं। 5 से नहीं तो फिर आप लोग ये वाले जो पुराने तरीके से पता है गुणनखंड विधि से, उसी तरीके से हल कर लीजिए। 5 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे तो 5 ही होगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखा जाएगा 3 × 5। ठीक है, तो HCF इन दोनों का क्या होगा, 5 और 15 का HCF दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 5 है, तो ये 5 हो गया। यहाँ HCF 1 नहीं आया, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। 7 और 21 का हम लोग करके देखेंगे। 7 का गुणनखंड 7 ही होगा। ठीक है जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 7, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, तो 7 से ये विभाजित होगा। 21 है, ये 3 से विभाजित होगा, फिर 3 × 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ HCF 7 और 21 का कितना होगा, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट विकल्प हम लेते हैं। 8 और 25 का HCF, 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 होगा। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख देंगे 2 की घात पर 3। 25 का 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड 2 है, यहाँ 5 है, तो
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो HCF 1 होता है। यहाँ HCF 8 और 25 का 1 है। ठीक है, तो यही वाला विकल्प करेक्ट रहेगा, क्योंकि परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों का HCF 1 है इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों का HCF 7 है इसलिए सहअभाज्य नहीं है। इनका HCF 5 है इसलिए सहअभाज्य नहीं है। इनका HCF 31 आएगा, इस वजह से ये सहअभाज्य नहीं। सहअभाज्य होने के लिए HCF 1 होना चाहिए। और 18-25 का जब हम लोगों ने HCF ज्ञात किया है 18-25 का तो 1 आया है, इसलिए 18-25 सहअभाज्य संख्याएं हैं। कुछ और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 25 और 26 क्या सहअभाज्य संख्याएं हैं? हाँ, इनका आप HCF ज्ञात करेंगे तो 25-26 का HCF अब भाग विधि से भी कर लीजिए, या 25 का चलिए अभी इसी गुणनखंड विधि से करिए, आपके सिलेबस में यही है। तो ये 5 के खाते 2 लिखेंगे, 26 के लिए क्या लिखेंगे? 26 के लिए लिखेंगे 2 गुणे 13। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 13 है। उभयनिष्ठ तो कोई भी गुणनखंड नहीं है उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे भी HCF क्या आएगा? 1 आएगा। HCF 25-26 का कितना है जी? 1 आ गया। तो इसलिए 25-26 भी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो जितनी भी लगातार संख्याएं होती हैं वो सहअभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कभी आपको जोड़ा में संख्या दिया जाता है, जैसे दे दिया जाएगा 5-6 की अभाज्य संख्या, क्या 5 और 6 सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो वो करेक्ट है, 5 और 6 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 9-10 सहअभाज्य संख्याएं हैं? हाँ हैं। देखिए अभाज्य संख्या दूसरी बात है, वो एक का देखा जाता है, लेकिन सहअभाज्य संख्या के लिए जोड़े में देखा जाएगा, और जोड़े के लिए उनका HCF देखा जाएगा या मॉसा देखा जाएगा। उनका मॉसा 1 आएगा तो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाएगा, मतलब जोड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो ये जोड़े में संख्याएं दी जाएंगी, वह जोड़ा सहअभाज्य कहलाएगा जिनका HCF 1 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हमने दिखा दिया, इसका HCF 1 आया है तो 18-25 सहअभाज्य संख्या है। 25-26 का HCF 1 आया है तो ये भी सहअभाज्य संख्या है। जितनी भी लगातार संख्याएं होती हैं, जैसे 15-16 ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, 18-19 सहअभाज्य संख्या है। तो ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है, जैसे 100 और 101 सहअभाज्य संख्याएं। इसमें विकल्प में हमने कई वर्षों में देखा है, इसमें 18-25 विकल्प रहता है, तो वही सही आप लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल और भागफल और अंतर, ये चारों ही अपरिमेय संख्या होते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ। एक परिमेय संख्या रहे और इसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, अपरिमेय संख्या जोड़ दिया जाए तो योगफल अपरिमेय संख्या आता है। योगफल अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है जी, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा गया है तो अपरिमेय संख्या ही आया, ये डोमिनेंट हो जाता है, यही प्रभावी रहता है। फिर इसी का अंतर करके देख लेते हैं। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अंतर करके देखेंगे तब भी आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के साथ हम गुणा कर लेते हैं। ये परिमेय संख्या है, इसमें गुणा कर लेते हैं अपरिमेय संख्या से, तो गुणनफल भी क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। याद करना बहुत आसान हो गया आप लोग को कि परिमेय संख्या के साथ योगफल कर दिया जाए अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या रिजल्ट होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा दिया जाए तब भी रिजल्ट अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर दिया जाए तब भी परिणाम अपरिमेय संख्या होता है। भाग के केस में भी यही होता है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे दीजिए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दीजिए, इसे भाग दे करके लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। यहाँ भी परिणाम क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है जी, अपरिमेय संख्या ही परिणाम आता है यहाँ पर भी। और ये भाग देने को दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या। भाग का मतलब बटा होता है, इसे ऐसे लिखा जाएगा, परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या। ठीक है, भाग को ही बटा कर दिया जाता है, परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या रहेगा तब भी परिणाम आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, हाँ। तो अब आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि एक अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए, अपरिमेय संख्या आ गया
तो रिजल्ट में अपरिमेय संख्या आएगा, लेकिन एक ही अपरिमेय संख्या आना चाहिए। अच्छा, अब ये आगे हो जाए, परिमेय संख्या पीछे हो जाए, बीच में प्लस रहे, तब भी अपरिमेय संख्या। यहाँ अपरिमेय संख्या आगे कर दिया जाए, परिमेय संख्या पीछे कर दिया जाए, घटाया जाए, तब भी अपरिमेय संख्या। यहाँ अपरिमेय संख्या आगे करें, परिमेय संख्या पीछे करें, तब भी रिजल्ट अपरिमेय संख्या। यहाँ भी ये आगे कर लें, इसको पीछे कर लें, तब भी अपरिमेय संख्या। तो आपकी पॉइंट के लिए से याद रखिए कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का कोई संक्रिया, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चारों में से कोई एक संक्रिया की जाएगी तो उत्तर अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ कहा गया है एक परिमेय संख्या है, शून्येतर परिमेय संख्या मतलब शून्य को छोड़ करके परिमेय संख्या। शून्य भी परिमेय संख्या होती है, तो शून्य को छोड़ करके जो भी परिमेय संख्या है उसमें एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, मतलब परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो फल क्या आएगा। तो यहाँ दिखाया गया परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, तो इसमें विकल्प बी सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। संख्या 4√3 है, ये पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है और इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए 4√3 है, ये आगे एक पूर्णांक है, मतलब एक परिमेय संख्या है, और ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहा हूँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, यदि आपको ये जानकारी होगी तो आप आगे जाइएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आगे आप लोग लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या कहलाती है। एक शर्त होता है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, दूसरा शर्त होता है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं ये भी मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए या पूर्णांक है यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा शर्त होता है कि q नॉट इक्वल टू 0, हर मतलब q, ये बटे वाला जो q है इसे हर कहेंगे, हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन शर्त जो संख्याएं पूरा कर लेती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 7/5 क्या परिमेय संख्या है, तीन शर्त होती है। पहली है कि p/q के रूप में लिखी जाए, मतलब कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। हाँ, तो ये है पहला शर्त, पूरा हो गया। दूसरा शर्त है कि p और q, यानी कि p और q क्या है, अंश और हर है, तो अंश और हर से कहिए। अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, क्योंकि ये 7 पूर्णांक होता है, 5 भी पूर्णांक होता है। चलिए पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। पूर्णांक आपको पता है ऐसी संख्याएं जो पूर्णता का बोध कराती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 5 सेब, क्या 5 क्या है, पूर्णांक है। 5.5 क्या है, पूर्णांक नहीं है। आपसे 5.5 सेब मांगा जाएगा तो इसका मतलब आप 5 लाएंगे और फिर आधा लाएंगे। तो जब आधा और तिहाई, जब खड़ा पूरा भाग 5 ठो लाएंगे तो वो पूर्णांक है, लेकिन उसके साथ यदि आधा, तिहाई, चौथाई या फिर कोई और अंश करके उसका टुकड़ा करके दिया जाएगा तो वो पूर्णांक नहीं रह जाएगा। इसका मतलब 5 पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक हैं। जबकि 5.5, 7.25, 6.3 ये सब पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 ये सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं जी, ये आपको पता है, ये संख्या रेखा पे आपको लिखना पड़ता था, कक्षा 6 से ये लिखते आ रहे हैं, +1, +2, +3। ठीक है, और इधर आप क्या लिखते थे, -1, -2, -3, इस तरह से आगे। तो ये सभी पूर्णांक हैं। ये देखिए कहा जाता है शून्य पूर्णांक, इसे कहा जाता है शून्य पूर्णांक, और इन्हें कहा जाता है धन पूर्णांक, और इन्हें कहा जाता है ऋण पूर्णांक। ये हैं आपके धन पूर्णांक, धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। यहाँ से ये हैं ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। शून्य पूर्णांक, ये दोनों कैटेगरी से अलग क्यों रखा गया, क्योंकि इसका चिन्ह या इसका चिन्ह न तो धन होता है न तो ऋण का होता है, इसलिए ये इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं शामिल किया गया। दोनों कैटेगरी से अलग है और इसको क्या कहेंगे, शून्य पूर्णांक कहेंगे। धन पूर्णांक में पूर्णांक होने चाहिए और धनात्मक होने चाहिए। ऋण पूर्णांक में पूर्णांक होने चाहिए और ऋण चिन्ह के साथ होने चाहिए, माइनस के साथ होने चाहिए। ये प्लस के साथ रहेंगे तो धन पूर्णांक होंगे। देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब पूर्ण अंक हैं। इनके बीच में बहुत से संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच में जो अपूर्ण हैं। ठीक है, 1.25, 2, 1.5,
और भी दशमलव में 1.3, 1.4, 1.5, 1.53, 1.56 ऐसे अनंत संख्याएं मिलेंगी 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, जो क्या है अपूर्णांक हैं, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसी स्पष्ट शब्दों में या सीधे शब्दों में ऐसे कहेंगे कि जहाँ काटने की बात आ जाए, टुकड़ा करने की बात आ जाए, वो संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। जैसे 10 पूर्णांक है, क्योंकि 10 वस्तु आपको लाना है तो उसमें काटना नहीं पड़ेगा। 15, 13, 14 ये सब क्या है पूर्णांक हैं। 14 वस्तुएं, मान लीजिए 14 पेंसिल लेके आना है तो आपको कोई भी काटना तोड़ना नहीं है, लेकिन 14.5 लाना है तो ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं। तो चलिए, ये पूर्णांक होते हैं, समझ गए आप। तो यहाँ देखिए 7, इसमें आएगा धन पूर्णांक होगा। 5 भी क्या है, पूर्णांक ही है, 5 इधर आएगा, 5 भी पूर्णांक है। तो ये दूसरा शर्त पूरा कर दिया, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तीसरा शर्त है क्यू 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, क्या 0 पूर्णांक होता है? हाँ, 0 भी पूर्णांक होता है, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये शर्त है ना कि भाई अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, लेकिन हर पूर्णांक तो होना चाहिए, लेकिन 0 वाला पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ये सब धन पूर्णांक रहेंगे, ऋण पूर्णांक रहेंगे, चलेगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरह 5/-9, क्या ये परिमेय संख्या है? देख लेते हैं। पहला शर्त है कि अंश और हर के रूप में लिखना चाहिए, ये अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है। दूसरा शर्त है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अंश 5 है, ये पूर्णांक है। हर -9 है, ये इधर आएगा, ये भी पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, मतलब दूसरा शर्त पूरा। तीसरा शर्त है हर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हर -9 है तो ये 0 नहीं है। ये तीनों शर्तों को पूरा कर दिया। पहला तो अंश और हर के रूप में है, दूसरा अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं, तीसरा हर 0 नहीं है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब चलिए देख लेते हैं 7/0 को। ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस शर्त को पूरा नहीं किया। पहला शर्त है अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। दूसरा शर्त है अंश और हर दोनों पूर्णांक नहीं, सॉरी, दो p/q के रूप में लिखी जा सके, मतलब कि अंश और हर के रूप में लिखी जा सके। अंश और हर इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा है p और q दोनों पूर्णांक हैं। हाँ, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। देखिए, ये भी पूर्णांक है और 7 इधर आएगा, वो भी पूर्णांक है। हर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हर 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी का उल्टा जैसे 0/7 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है जी, 0/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ अंश, देखिए अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है। पहला शर्त पूरा, अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हूँ। दूसरा शर्त अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए, अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, अंश 0 पूर्णांक है, हर 7 वो भी पूर्णांक है। तो और फिर तीसरा शर्त क्यों नहीं 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं है, इसलिए ये सही है। यहाँ हर 0 हो गया था, इसलिए गलत है। तो 3 शर्त। और भी उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे ले लिया जाए -3, क्या ये परिमेय संख्या है? पहला शर्त है इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, इसको लिख सकते हैं, बिना मान में परिवर्तन किए इसको लिख सकते हैं। आप 3/1 लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला शर्त को इसने पूरा कर लिया कि अंश और हर के रूप में लिखा भी जा सकता है। किसी के भी बटे में 1 लिख सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। आपको ज़रूरत जब भी पड़े तो आप बटे में 1 लगा सकते हैं। तो ये पहला शर्त को पूरा किया है। देखिए, ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसको आराम से इस रूप में लिख सकते हैं, बिना मान में परिवर्तन करने। यहाँ इसका मतलब यही है कि p और q के रूप में लिखे जा सके, अंश और हर के रूप में लिखे जा सके। तो ये अंश और हर के रूप में लिख दिया गया है। यहाँ अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए। अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अंश -3 है, -3 पूर्णांक है। अंश, अरे हर 1 है, ये 1 है, ये भी पूर्णांक है। अंश और हर दोनों पूर्णांक है। तीसरा शर्त है हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 1 है, मतलब 0 नहीं है। ये भी शर्त पूरा हो गया, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और भी इसी तरह 19, ये क्या परिमेय संख्या है? बटे के नीचे 1 लिखना है, आप लिख सकते हैं, बटे के नीचे 1 लिख लीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 19 को 1 लोग में बांटेंगे, 19 ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पहला शर्त p/q के रूप में लिखी जा सके, अंश और हर के रूप में लिखी जा सके, लिखा गया। दूसरा शर्त है दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मतलब 19 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं। तीसरा शर्त है हर 0 नहीं होना चाहिए, हर तो 0 नहीं है, तो ये भी क्या है? तीनों शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए 19 या 19/1 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय संख्या परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए 3 शर्त पूरे होने चाहिए। ठीक है जी, पूर्णांक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। संख्या 2 - √2, देखिए 2 क्या है? इसके ही जैसे तो 2 मिलेगा, 19 के जैसे बटे में 1 लिख देंगे, तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। हमने पीछे बताया परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा, तो इसलिए इसमें विकल्प सी सही है। ठीक है, अब चलिए इसी तरह के आगे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, उन लोगों को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये हल करेंगे आप तो एक अपरिमेय संख्या आएगा। पता है आपको, पीछे बता दिया गया कि 6 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाया जाएगा तो परिणाम अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध किया जाता है? सबसे पहले ये मान लिया जाएगा। आपको अपरिमेय हमेशा सिद्ध करने के लिए आएगा, तो आप इसका उल्टा परिमेय मान लेंगे। इसे कहा गया है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, तो हम लोग इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है।
ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप में यही करेंगे कि माना 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें विरोधाभास विधि से हल करना है, इसलिए हम उसका विरोधी चीज मान लेंगे। अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे। माना 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है जी। अब देखिए, अब आप 6 माइनस रूट 2 को परिमेय मान लिया है, तो आप 6 माइनस रूट 2 के बराबर p बाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे परिभाषा हमने बताया कि वो परिमेय संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी, यानी p बाई क्यू इसके बराबर लिख सकते हैं। p और q के बारे में आपको जानकारी देनी होगी कि p और q है क्या। तो यहाँ पे देखिए, p और q दोनों क्या है जी, पूर्णांक हैं। यहाँ एक नया वर्ड असहभाज्य पूर्णांक लिखा जाएगा ना जी, सहअभाज्य पूर्णांक लिखा जाएगा। सहअभाज्य को भी हमने बता दिया, जिसमें दो ही संख्या होती है और उनका HCF एक होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, ये p और q पूर्णांक होते हैं, तो वही लिख रहा हूँ p और q। जहाँ p और q पूर्णांक है, ये जहाँ पे लिखना था हमें, आप लिख लीजिएगा जहाँ p व q पूर्णांक हैं, तो सहअभाज्य यहाँ जोड़ना है, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य, इधर स्पेस मैं यूज कर ले रहा हूँ, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तथा q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पीछे से स्पष्ट है ना आपको कि p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। तो जब सभी परिमेय संख्याएं p बाई q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है, और p q के बारे में बताया जाता है कि p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, तो वही लिखा गया है, p q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। सहअभाज्य भी लिखना पड़ता है। सहअभाज्य का मतलब अंश और हर अब किसी संख्या से कटेंगे नहीं, ठीक है, एक के अलावा ये किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है, और एक से कटने से ये प्रभावित नहीं होते हैं, इनका मान भी वही रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या है वो आपको लिख देना है, p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको देखना है कि रूट वाली जो संख्या रहेगी उसके अलावा एक परिमेय संख्या रहेगी, परिमेय संख्या को आपको पक्षांतरण कर देना है, ठीक है। 6 मतलब पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो इस पूर्णांक को पक्षांतरण कर देना है। हर बार के लिए ये नियम याद रखिएगा कि करड़ी वाली संख्या इधर रखनी है, करड़ी वाली संख्या के अलावा कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उन्हें पक्षांतरण करना है। तो यहाँ रूट 2 के अलावा 6 है तो 6 को पक्षांतरण किया जाएगा, रूट 2 को यथावत एज इट इज यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। ये माइनस चिन्ह रूट 2 का है तो वो उसके साथ रहेगा, कोई भी पद का चिन्ह उसके आगे रहता है, ठीक है। तो इसको हम पक्षांतरण नहीं कर रहे हैं इसलिए इसका चिन्ह भी यही रहेगा, लेकिन 6 को पक्षांतरण कर रहे हैं तो 6 उधर जाएगा और उसका चिन्ह बदलेगा। इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। p बाई क्यू अपने पक्ष में है वो रहेगा, लेकिन प्लस 6 इस पक्ष में आया है तो ये माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको रूट 2 के अलावा और चिन्ह है तो चिन्ह को भी पक्षांतरण कर दीजिए। चिन्ह को पक्षांतरण करना है तो इसका मतलब ये है कि चिन्ह को प्लस करना है, माइनस हटाएंगे तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस हटाना है तो माइनस से प्रत्येक पद में गुणा कर दिया जाता है। जब यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस रूट हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी गुणा कर देंगे माइनस से, देखिए माइनस से यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा p बाई क्यू, यहाँ भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर लेते हैं, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, अपने पक्ष में तो चिन्ह नहीं बदलेगा, इसे रीअरेंज कर लिया हमने, 6 माइनस p बाई क्यू हो गया, ठीक है। अब ये रूट 2 रहेगा और देखिए ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटाया जाता है तो परिमेय संख्या आता है। फिर से याद रखिए, परिमेय में से परिमेय घटा रहा हूँ तो परिमेय आता है, परिमेय संख्या आएगा, क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा, ठीक है जी। यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि 6 माइनस 6 एक पूर्णांक है और p बाई क्यू भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या आता है। यदि परिमेय रहेगा अपरिमेय घटाया जाएगा तब अपरिमेय आएगा, लेकिन परिमेय में परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि अभी हम स्पष्ट कराऊंगा कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, कक्षा 9 में सिखाया गया था, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो उस तथ्य का विरोध कर दिया, रूट 2 अपरिमेय संख्या, यहाँ रूट 2 परिमेय संख्या आ रहा है तो ये विरोध कर रहा है एक तथ्य का, जो तथ्य कहता है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो वही लाइन हमें लिखनी है, अर्थात रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इससे उस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, उस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब तथ्य क्या है वो हम लोग लिख रहे हैं, विरोधाभास प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है वो तथ्य क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। तथ्य यही है। फिर से इस लाइन को स्पष्ट करा दूं, यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला है, यहाँ का अर्थ है √2 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन, ये कथन से विरोध हो गया। इससे उस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये है तथ्य, √2 एक अपरिमेय संख्या होता है, तथ्य है। इसका विरोध कर रहा है ये कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये विरोधाभास क्यों हुआ है? हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, ठीक है। ये हमारी कल्पना ही क्या है, गलत है। जब कल्पना गलत है तो हम अपनी कल्पना को सही कर लेंगे। यहाँ आप लोगों ने माना है कि 6 - √2 एक परिमेय संख्या है, अब ये गलत हो गया तो अब क्या होगा, परिमेय नहीं है। परिमेय यहाँ माना कि है तो इसका मतलब परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो वो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो यही अब हम लोग लिख लेंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। हमारी त्रुटिपूर्ण मतलब गलत, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, चलिए हो गया। तो अब हमारी कल्पना को बदल देंगे, तो हम लोग निष्कर्षतः लिखेंगे। किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? निष्कर्ष पर पहुंच गए हम लोग कि ये हम लोग का कल्पना ही गलत है, ठीक है। निष्कर्षतः कल्पना गलत है तो कल्पना को सही कर लीजिए। इसको हमने परिमेय माना है, गलत हो गया तो अब क्या है, ये अपरिमेय है। निष्कर्षतः 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास विधि से हल किया गया है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक। हाँ, एक बार इसमें समराइज करा दूं। सबसे पहले 6 - √2 को परिमेय मान लेना है, अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा, आपको परिमेय मान लेना है। माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए तुरंत आपको p/q लिखना है। p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 नहीं है, ठीक है, ये लिख लेना है। उसके बाद कड़ी के अलावा जो संख्या रहेगी उनका पक्षांतरण कर देना है। √2 के अलावा 6 है, 6 को मैंने पक्षांतरण किया, ठीक है। पक्षांतरण करने के बाद जो भी आएगा वो आएगा एक परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल, योगफल सभी परिमेय आता है। दोनों परिमेय रहेंगे तो उत्तर परिमेय आएगा। अभी पीछे हमने बताया कि एक परिमेय एक अपरिमेय आएगा तब अपरिमेय आता है, ठीक है। तो यहाँ परिमेय आएगा, आपको लिख लेना है। फिर यहाँ हर क्वेश्चन में ये सब चीज़ें हम लोग की कॉमन रहेंगी, ठीक है। क्या लिखना है कि यहाँ से निष्कर्ष में आएगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। इससे उस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, इसका विरोध इसने किया है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। निष्कर्षतः 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने माना था परिमेय, अब इसको हम कल्पना ये गलत है इसलिए हमने सही किया है। परिमेय करने पर गलत हुआ है तो अपरिमेय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी के जैसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसमें 7 को हम लोग पक्षांतरण करेंगे, इसमें 3 को पक्षांतरण करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं हल कीजिएगा, मैं ये हल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मानना है ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको परिमेय संख्या माना है, तुरंत ही आपको 7√5 के बराबर p/q लिख देना है, और p/q के बारे में आपको जानकारी देनी है कि जहाँ p और q पूर्णांक हैं। एक्स्ट्रा एक शब्द लिखना रहता है, सहअभाज्य पूर्णांक, मतलब अंश और हर काटेंगे नहीं किसी से। सहअभाज्य पूर्णांक है। और क्या लिखना है, q 0 नहीं है तथा q ≠ 0, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमने बताया था, पहले स्टेप में p/q के बराबर मान लीजिए। दूसरे लाइन में रूट के अलावा जो भी संख्या रहेगा उसका पक्षांतरण करेंगे। तो ये √5 को रहने दीजिए, 7 को पक्षांतरण कीजिए। 7 यहाँ गुणे के साथ अटैच है तो इधर भाग हो जाएगा। भाग को हमने बताया कि वो बटे में आता है, तो q तो पहले से ही बटे में है, तो इसी के बगल में 7 भी आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर है, दूसरे पक्ष में आएगा, नीचे आएगा हर में। अच्छा, अब देखिए ये √5 ही रहेगा। अब जब ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में ये किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वो परिमेय संख्या ही आता है। रिजल्ट में एक परिमेय संख्या आता है, ठीक है जी। परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है, है। अब ये तो विरोधाभास हो गया, क्योंकि √5 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ परिमेय संख्या आया तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि ये विरोधाभास है। तो इससे विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे इस तथ्य का
इस तथ्य, अब यहाँ भी पिछले के जैसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, तो यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे इस तथ्य सत्तथ्य क्या होता है? तथ्य ये होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तथ्य है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम अपनी कल्पना को यानी अपनी मानना को बदल देंगे, सही करेंगे। तो अब हमें क्या लिखना है? निष्कर्षतः भी कह सकते हैं, अतः भी कह सकते हैं। तो अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है, 7√5 अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास विधि से इस तरह से आप लोग इसको हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप सबको सिद्ध करना है। पक्षांतरण मैं हर क्वेश्चन में करवा दूंगा। आप लोग नीचे की जो लाइनें लिखनी है वो सब में कॉमन है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 1-2 बार लिखेंगे, 4 बार लिख लेंगे तो आप खुद से लिखना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको मान लेना है, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान लिया। जैसे ही परिमेय माना है तुरंत ही आपको इसको P/Q के बराबर लिख लेना है, ठीक है। और ये कोष्ठक में आपको लिख लेना है कि जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0, ये लिख लीजिएगा आप लोग। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे पक्षांतरण करना है। तो 5 को यहीं रहने दीजिए, अरे 5 को ही पक्षांतरण करना है, कर्णी वाली संख्या को यहीं रहना है और उसके अलावा जो संख्या रहेगा उसको पक्षांतरण करेंगे। तो हम लोग इसमें √3 यहीं रहने देते हैं, 5 को पक्षांतरण करेंगे। √3 का चिन्ह माइनस और रहेगा क्योंकि √3 है तो उसका चिन्ह भी रहेगा, किसी भी पद का चिन्ह उसके आगे रहता है। अब ये P/Q को मैंने लिख दिया, ये 5 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह को उधर भेज दीजिए या सभी पदों में माइनस से गुणा करिए। माइनस से यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, माइनस से गुणा होता है ना, तो जो पद माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला रहता है वो माइनस हो जाता है। तो ये माइनस है प्लस, ये प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो गया जी? प्लस हो गया, ठीक है। फिर एक बार और रीअरेंज कर लीजिए, ये धनात्मक आगे रहता है, ऋणात्मक पीछे रहता है, तो इसे पीछे कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए चिन्ह हमने नहीं बदला, इसका प्लस था अभी भी प्लस है, इसका माइनस है। अपने पक्ष में तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, अपने चिन्ह के साथ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इसके बाद लिख लेंगे आप √3, यहाँ एक परिमेय संख्या आएगा ना जी। परिमेय में से परिमेय घटाएंगे या जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, परिमेय ही आता है, लेकिन परिमेय में से परिमेय घटाने पर ये परिमेय है। अभी हमने पीछे सिद्ध किया है। चलिए, एक परिमेय संख्या है। अब ये वाली लाइन आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। इससे उस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः या निष्कर्षतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन भी करना है आप लोग को। मैं पक्षांतरण कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन पक्षांतरण करने का रूल ऐसे। अभी मानने वाला काम आपको करना है, मान लीजिएगा, ठीक है। नहीं, मैं मान लेता हूँ। चलिए, माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। हर बार आपको यहाँ परिमेय मानना है और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन करेंगे आप 4 - 3√2 बराबर P/Q। जितनी भी परिमेय संख्या होंगी P/Q के बराबर होंगी। P और Q क्या है? P और Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं ये, तथा Q ≠ 0, Q 0 नहीं है, ये आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या करना है? पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है ये। आगे क्या करना है? हाँ, बताया था कि कर्णी वाली संख्या के अलावा जो भी संख्या रहेंगी उनको पक्षांतरण करेंगे। कर्णी में 2 है, उसके अलावा ये 3 है, इसको पक्षांतरण करेंगे। 4 को पक्षांतरण करेंगे, बारी बारी से पक्षांतरण करेंगे। पहले कर्णी से दूर वाली संख्या पक्षांतरण होगी, बाद में ये पक्षांतरण होगी। चलिए 1 बाई 1 पक्षांतरण करेंगे। अभी ये पद जैसे का वैसे लिखा जाएगा। यहाँ P/Q आपका होगा, 4 को पक्षांतरण किया, 4 का चिन्ह प्लस था, यहाँ आया तो क्या हो गया जी? माइनस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में ये -√3 को पक्षांतरण करना है, उसके पहले माइनस चिन्ह ही हटा लीजिए, ठीक है जी। माइनस चिन्ह हटा लीजिए, या फिर इसको भी पहले हमें एक पद बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं?
इसको माइनस को प्रत्येक पद में माइनस से गुणा कर लीजिए। प्रत्येक पद में माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 3√2 बराबर माइनस p/q और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हल करना पड़ेगा हमें। 3√2 होगा और यहाँ माइनस p/q, ये भी ने जैसे का वैसे ही लिखते हैं, प्लस भी वैसे ही लिखते हैं, बस हर का सामने वाले में गुणा कर लेते हैं। क्यों का 4 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा। ठीक है जी। अब 3 को पक्षांतरण करेंगे, 3 यहाँ गुणे के रूप में है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। भाग का मतलब यहाँ अंश है तो इधर हर होगा, हर में पहले से क्यों है तो उसी के बगल में 3 आएगा। √2 बराबर ये 3q हो गया, यहाँ रहेगा माइनस p प्लस 4q। हाँ, अब देखिए ये क्या है, p और q परिमेय संख्या है, या फिर ऐसे देखिए p भी पूर्णांक, a भी पूर्णांक, तो ये सब जोड़ेंगे तो पूर्णांक आएगा, चाहे धन पूर्णांक आए चाहे ऋण पूर्णांक आए, ये पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आपको फिर से यहाँ लिख लेना है एक परिमेय संख्या, ये आ गया एक परिमेय संख्या। ठीक है, फिर ये वाली लाइन आपको लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 125 तथा 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होती है। ठीक है जी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो आपको HCF ज्ञात करना है, यानी मस ज्ञात करना है। लेकिन जब शेषफल प्राप्त करने की बात आएगी तो सबसे पहले ही आपको क्या करना है, शेषफल को इसमें से अच्छा भाग देने पर ना, चलिए इसकी बता देता हूँ, आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है जी। अब इससे भाग देने पर 8 शेषफल आता है, इससे भाग देने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ही इसको आपको घटाना पड़ेगा, 125 में से 8 को घटा दीजिए, 70 में से 5 को घटा दीजिए, उसके बाद हम लोग HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 125 में से 8 को घटाया जाएगा तो 117 आएगा, और 70 में से 5 को घटाया जाएगा, 70 में से 5 को घटाया जाएगा तो ये आएगा 65। अब इन दोनों संख्याओं का HCF हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 117 का अभाज्य गुणनखंड मैं इधर कर लेता हूँ। 117 देखिए इकाई का अंक 7 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा तो 2 से अगली अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, 3 होती है। 2 होता है, फिर 3 होता है अभाज्य संख्या, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है। अभाज्य संख्याओं से विभाजित किया जाता है, 2 से नहीं विभाजित हो, 3 से देखेंगे। 3 से कौन सी अभाज्य संख्या विभाजित होती है, जिनका योगफल 3 से विभाजित हो रहा है। 7 1 8 1 9, इसका योगफल 9 है तो ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 से ये संख्या विभाजित करेंगे। 11 है, 3 3 9, 2 27 हो जाएगा, 3 9 27। पुनः ये 3 से विभाजित हो रहा है क्योंकि योगफल देखिए 9 3 12 हो रहा है, 12 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 से इसे विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, 3 1 3, 3 3 9 होगा। अभी देखिए 13 है, देख सकते हैं 3 1 4 योगफल आया, 4 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। वैसे भी आप जानते हैं 3 के पहाड़ा में 13 नहीं आता तो 3 से विभाजित नहीं करेंगे। 3 के आगे वाली संख्या 5 होती है, 5 से ये विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, तो फिर किससे करेंगे, 13 से करेंगे। केवल अभाज्य संख्याएं ही इसमें आती हैं, इसीलिए इसका नाम होता है अभाज्य गुणनखंड। ये एक बार में विभाजित हुआ तो 117 का अभाज्य गुणनखंड 3 के घाते 2 गुणे 13, 3 के घाते 2 गुणे 13। 65 का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह किया जाएगा, 65 का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। 65 यहाँ देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। 5 6 11 हुआ, जोड़ने पर कितना आया, 11 हुआ। 11 3 के पहाड़ा में आता नहीं तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। बड़ी सी संख्या है लेकिन योगफल छोटा आ रहा है 11, 11 3 के पहाड़ा में है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने के लिए शर्त होता है कि इसकी इकाई का अंक 0 रहे या तो 5 रहे, इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित कर लेते हैं, 5 1 5, यहाँ 6 है, 1 बच गया, 1 के बगल में 5, 15 हो गया, 5 यहाँ 15, 13 अभाज्य संख्या ये स्वयं से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुणे 13, तो यहाँ आपको लिख देना है 5 गुणे 13। HCF कैसे ज्ञात किया जाएगा, HCF ज्ञात किया जाएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो जी। ठीक है, तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 117 65 का 65 का ये अभाज्य उभयनिष्ठ क्या आया है, 13 आया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका HCF। ठीक है, अब 13 से इस संख्या को भाग देके देखिए, 13 8 है 104, 13 9 117, 117 आ रहा है, 8 शेष पर बच जाएगा। 13 से 70 को भाग देंगे, 13 5 65, 5 शेष पर बच जाएगा। ठीक है, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहा हो और यहाँ शेषफल आ रहे हो तो सबसे पहले शेषफल को घटा लेना है, क्रम से घटाना है, क्रम से, मतलब पहली संख्या में से पहला शेषफल, दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल घटाना है। घटा लेने के बाद जो आएगा इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 117 का अभाज्य गुणनखंड, 65 का अभाज्य गुणनखंड, फिर दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे, और उभयनिष्ठ का भी न्यूनतम घातांक यानी सबसे कम वाला घातांक लिखना होगा। जिसको डाउट हो फर्स्ट पार्ट इसका देख लेगा, क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर को हम ओवर करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो आप हमसे पूछ लीजिएगा डाउट ये कमेंट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।